चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ। क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इसने कहा है ऐसा, व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड, जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आता है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है उसके ऊपर आप टेंजेंट बनाते हैं, है ना, तो उस टेंजेंट का एंगल और किसके बीच का एंगल एंड द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोले कैसा, ये समझ में नहीं आ रहा? तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सॉलिड सरफेस है। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जब वो कांटेक्ट में आते हैं सॉलिड के साथ, तो वो अपना जो शेप है कुछ इस तरह से बना लेते हैं, है ना, तो वो कुछ इस तरह से शेप बनाते हैं। जैसे आप ग्लास में अगर दूध या चाय ऐसा कुछ चीज़ लेंगे तो आप देखेंगे कि वो किनारों पे ऐसा थोड़ा ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको, है ना, तो इस तरह से उसका शेप आता है आपके सॉलिड के साथ। तो अगर मैं क्या करता हूँ, उस पर टेंजेंट बना लेता हूँ। मान लो मैंने ये टेंजेंट बना लिया, है ना, ये पॉइंट वो है, ये वो मॉलिक्यूल है, ये वो मॉलिक्यूल है जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है। किसका मॉलिक्यूल है? ये लिक्विड का। ये किसके साथ कांटेक्ट में है? सॉलिड के साथ। और ये सबसे ऊपर वाले सरफेस वाला मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि ये जो सरफेस है कुछ ऐसा कर्व्ड शेप बना के आगे फ्लैट हो रहा है ना, तो मैं देखूंगा कि अब यहाँ अगर मैंने टेंजेंट बनाया, है ना, तो ये टेंजेंट का एंगल विद द सॉलिड, ये टेंजेंट का एंगल विद द सॉलिड। अब सॉलिड के साथ एंगल तो यहाँ से भी बनता और यहाँ से भी बनता। कौन सा वाला? मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड, है ना, तो मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड बोले तो ये वाला साइड का, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो यहाँ देख सकते, व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड, जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में होता है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो आप जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे जो टेंजेंट बना रहे हैं उसके बीच का एंगल और सॉलिड के बीच का एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस जगह पे जहाँ पर उनका कांटेक्ट हुआ है, एंड मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड, यहाँ वर्ड आना चाहिए था, एंड मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड विद दैट सॉलिड, है ना। अब कुछ जगहों पे ऐसा होता है कांटेक्ट, कुछ जगहों पे हम देखते हैं कांटेक्ट ऐसा होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जैसे ही आप उसको बीकर में डालते हैं तो उसका जो सरफेस है कुछ ऐसा बन जाता है ना। जनरली कभी कभार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब वो केक बनता है ओवन में, तो जो उसको ओवर, तो उसमें आपने देखा होगा उसका एक ऐसा शेप आता है ना। वो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एक उसका नहीं है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कॉन्वेक्स शेप लेता है। तो वैसे ही अगर मैं एक बीकर लेता हूँ, बीकर में मर्क्यूरी डाल देता हूँ, मैं क्या डाल रहा हूँ? मैं मर्क्यूरी, पूरा बीकर को मर्क्यूरी से, है ना, आधा बीकर भर दिया मर्क्यूरी से मैंने, तो जब मैं उसके सरफेस को देखूंगा तो ये ऐसा नज़र आएगा मुझे। तो फिर से मैं इसके देखूंगा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, तो बोले ये है, तो इसकी फ्री सरफेस पे एक टेंजेंट बनाओ और उसका एंगल मेजर करो फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड, और इस पार्ट को क्या कहा जाता है? आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। अब ऐसा है कि इस एंगल ऑफ कांटेक्ट को ऐसा क्यों बनता है, क्या किस वजह से बनता है, उसको हमको समझने की कोशिश करेंगे। और समझने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने FA करके टॉपिक आएगा या टाइटल आएगा कई बार, तो FA का मतलब होगा एडेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और FC का मतलब क्या होगा? कोहेसिव फोर्स ऑफ कोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अब ऐसा है कि मैं बात कर रहा हूँ फॉर अ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, मतलब अगर मैं सॉलिड को उस लिक्विड में डुबा के बाहर निकालूंगा तो मुझे वो कुछ जगहों पे उसके लिक्विड के ट्रेसेस नज़र आएंगे। जैसे केरोसिन में अगर मैं अपने हाथ को ऐसा डुबा के बाहर निकालता हूँ तो केरोसिन का ट्रेस मेरे हाथ पे सिर्फ कुछ जगहों पे नज़र आता है ना। वहीं अगर मैं प्योर वाटर में हाथ को डुबा के निकालता हूँ तो पूरा पानी में पूरा हाथ मेरा भीग जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लिक्विड की विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है केरोसिन। तो भाई केरोसिन में क्या देखा गया कि जब भी किसी बीकर में हम केरोसिन लेते हैं और मैं केरोसिन के फ्री सरफेस को देख रहा हूँ, तो केरोसिन का फ्री सरफेस कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट बना लूँ, जो कि मैं बना लूँगा अभी, तो चलो मैं एक टेंजेंट बना लेता हूँ। तो मैंने इसके फ्री सरफेस पे एक टेंजेंट बनाया
ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि इसने एक एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाया, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यानी थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री है। फिर पूछा गया इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हो रहा है इस वजह से कि यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक एक्यूट एंगल बन रहा है। तो मैं कहूँगा कि देखो भाई, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करो। ये है वो वाटर का मॉलिक्यूल जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है। फिर मैं बनाऊंगा इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। चलिए, हमने बनाया इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हमें मालूम है कि इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आने वाले सारे मॉलिक्यूल्स इसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं बोलूँगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। मैं बोलूँगा कुछ मॉलिक्यूल्स है खुद उस लिक्विड के, है ना, जिसका वो जो उसी की कैटेगरी के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, कुछ है एयर के मॉलिक्यूल्स और कुछ है सॉलिड के मॉलिक्यूल। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स को निगलेक्ट करेंगे। और ठीक है, क्यों बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ, पार्शियलिटी क्यों, क्योंकि उनकी क्वांटिटी इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होती है। हम ध्यान देंगे आपके सिर्फ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पे और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे। तो जब मैं देखता हूँ कि सॉलिड का मॉलिक्यूल जो होता है ये इसको लगाता है एडेसिव फोर्स, और उस एडेसिव फोर्स का जो डायरेक्शन है मुझे इस तरफ नज़र आता है। एडेसिव फोर्स का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरफ नज़र आता है। वहीं मैं देखता हूँ आपका जो ये मॉलिक्यूल है, लिक्विड का मॉलिक्यूल, ये इसको लगाता है कोहेसिव फोर्स, ये इसको लगाता है कोहेसिव फोर्स। थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ मैं, कोहेसिव फोर्स जो इस तरफ नज़र आ रहा है। अब होता क्या है यहाँ पे बेटा कि यहाँ असल में एडेसिव फोर्स जो है वो ग्रेटर देन होता है कोहेसिव फोर्स से। एडेसिव फोर्स क्या होता है, ग्रेटर देन होता है कोहेसिव फोर्स से, है ना। उनके मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक है सॉलिड के, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। तो सॉलिड की डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कैसी है, कम है, जिसके वजह से क्या हो रहा कि भैया इनकी चल जा रही, इनके फोर्स चल जा रहा, और वो कौन सा फोर्स है, एडेसिव फोर्स। अब मैं बोलूँगा अच्छा ये एक बंदा इधर से खींच रहा, एक बंदा इधर से खींच रहा, तो इस मॉलिक्यूल को टोटल फोर्स किधर फील होगा, तो उसके लिए मैं रिजल्टेंट फोर्स बनाता हूँ। तो भैया आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स आपको इस तरफ फील हो रहा है। तो हमने देखा कि अच्छा रिजल्टेंट फोर्स आपको इस तरफ फील हो रहा, मतलब ये ऐसा हुआ कि इस मॉलिक्यूल को पकड़ के कोई ऐसा बेंड कर दे रहा, ऐसा खींच डाल रही हूँ। तो देखो आप ऐसा खींच जा रहा तो मेरी फिंगर खुद कैसी हुई, है ना, ऐसी टेढ़ी होगी ना यहाँ पे। तो वैसे ही आपके पानी के सरफेस का जो मॉलिक्यूल था उसको ऐसा खींच डाला गया, ऐसा नीचे की तरफ, जिसके वजह से ये सरफेस इस तरह से बेंड हो गया। आया समझ में कि वहाँ पर हम देखते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्केव मेनिस्कस। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव मेनिस्कस। तो यहाँ पर कॉन्केव मेनिस्कस क्यों बन रहा है, कॉन्केव जैसा फ्री सरफेस क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो लिक्विड है विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, जिस कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल आपके केरोसिन की, तो वहाँ एडेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। हेंस मैं बोलूँगा रिजल्टेंट फोर्स, हेंस रिजल्टेंट फोर्स कम्स इन डायरेक्शन ऑफ, कम्स नियर बोलना चाहिए, एडेसिव फोर्स। तो उसका जो डायरेक्शन है तकरीबन एडेसिव फोर्स के करीब करीब होता है, करीब करीब बोलता मैंने, एकदम एग्जैक्ट वही नहीं होता, थोड़ा सा उसके करीब होता है, जिसके वजह से उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है। अब इसी तरह मैं देखूंगा अगला वाला, फॉर अ लिक्विड विच डज नॉट वेट्स द सॉलिड एट ऑल। डेफिनेशन लिखना सभी का हो चुका होगा आई थिंक, है ना। तो अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, अगले केस की, केस सेकेंड। केस सेकेंड, फॉर a liquid which does not wets the solid at all। ऐसे लिक्विड की बात चल रही है जो सॉलिड को ज़रा सा भी वेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल जो है वो है मर्क्यूरी, है ना। अगर मर्क्यूरी की बीकर में ऐसा हाथ डुबा के मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे हाथ पे एक भी ट्रेस मर्क्यूरी का आपको नज़र नहीं आएगा।
तो इसीलिए हम लोग ने कहा कि मर्क्यूरी इज़ द एग्जाम्पल। चलिए अब उसके मामले में हम क्या देखते हैं। मान लो ये सॉलिड का सरफेस है, बिल्कुल पहले की तरह मैंने कहा कि ठीक है ये है हमारा सॉलिड सरफेस, ओके, और हम कहेंगे कि ये है लिक्विड। मर्क्यूरी के मामले में मैंने क्या देखा कि यहाँ जो है कुछ इस तरह आपका लिक्विड का सरफेस बन रहा है ना। और अगर इस सरफेस पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा, ब्लू लाइन से जो मैं बना रहा हूँ वो टेंजेंट है, और वो ब्लैक लाइन जो बनाया वो फोर्सेस की लाइन है बस, है ना। तो मैंने ये टेंजेंट बना लिया। चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूँ, नहीं तो आप कुछ और लाइन समझेंगे इसको। ठीक है चलो, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो टेंजेंट आपने बनाया है इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ द सॉलिड। और जैसे हमने कहा कि वो हमेशा वो एंगल कहाँ से मेजर करना है, फ्रॉम द साइड ऑफ द लिक्विड। मेजर तो यहाँ से भी कर सकते थे, मगर हमेशा लिक्विड की साइड से ही मेजर करना है, ठीक है। अब ये जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा, मुझे देखने में आया कि थीटा जो है एक असल में ऑब्ट्यूस एंगल बन गया है। यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक ऑब्ट्यूस एंगल बन गया है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, फिर सवाल उठा ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बोलूँगा बता भाई यार मॉलिक्यूल कहाँ है, तो बोले ये है वो मॉलिक्यूल। अच्छा, मैं देखता हूँ कि उस पर लगने वाला एडेसिव फोर्स कुछ इस तरफ है और कोहेसिव फोर्स कुछ इस तरफ जाएगा, बीचों बीच, है ना, लिक्विड के बीचों बीच में से इस तरह जाएगा कोहेसिव फोर्स। क्या देखा आपने बेटा यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हैं कि एडेसिव फोर्स इस बार छोटा है कोहेसिव फोर्स से। पिछली बार एडेसिव फोर्स क्या था, बड़ा था कोहेसिव फोर्स से, इस बार क्या है, छोटा है कोहेसिव फोर्स से। अब मैं कहूँगा अच्छा ये मियाँ इधर खींच रहे, ये मियाँ उधर खींच रहे, तो भाई अब इस मॉलिक्यूल को टोटल फोर्स किधर फील होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका रिजल्टेंट बनाता हूँ। उसके लिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, दोनों फोर्सेस को मिला के पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो देखो फिर मैंने बनाया रिजल्टेंट फोर्स इधर, और मैंने देखा ये रहा रिजल्टेंट फोर्स। कि कुल मिला के जो उसको फोर्स फील होगा वो इधर की तरफ फील होगा। आप खुद देखिए, मेरी फिंगर को आप इसे इमेजिन करिए कि ये वो मॉलिक्यूल है। पहले आप उसको ऐसा खींच रहे थे, है ना, अब उसको आप ऐसा खींच रहे। अब जाहिर बात है जब उसको ऐसा खींचेंगे आप टेढ़ा, तो देखो फिंगर मेरी कैसी बेंड हुई, है ना, ऐसा कॉन्वेक्स बेंड हुई ना यहाँ पे। तो वही बात हो रहा है यहाँ पे कि इस मॉलिक्यूल को कोहेसिव फोर्स ज़्यादा फील हो रहा है। अब क्यों, क्योंकि ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका कोहेसिव फोर्स बढ़ चुका होगा। और कोहेसिव फोर्स बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो किससे बड़ा हो गया, एडेसिव फोर्स से बड़ा हो गया। आया समझ में, है ना, और उसकी वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया। अब इससे एक बात समझ में आ रही है मुझे, अगर कोहेसिव फोर्स बढ़ता है तो वो क्या करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देता है। आई बात समझ में, अगर कोहेसिव फोर्स बढ़ता है, बहुत एक खास की पॉइंट बताने वाला हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, तो ये बात को ध्यान दो, इसी से वो बनता। आपने क्या देखा, यहाँ कोहेसिव फोर्स कम था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट छोटा था। हाँ छोटा था कि नहीं था, हाँ या ना बोलो। यहाँ कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, तो यहाँ कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, कोहेसिव फोर्स कब ज़्यादा होता है, जब मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी या जो भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पर है वो आप बहुत सारे आगे एक जगह पे, तो हम लोग कहते हैं कि भैया उससे क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो चलो अभी मैं वो सवाल कर लेता हूँ आपसे, ताकि अभी हो जाए वो बात कि अगर मान लो मैंने पानी के अंदर नमक मिला दिया, पानी के अंदर सादा पानी था एक गिलास में, मैंने उसमें क्या कर दिया, नमक मिला दिया या फिर शक्कर मिला दिया, तो आपको क्या लगता है क्या होगा। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या असर पड़ेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा या पहले से ज़्यादा कम हो जाएगा, सोचो। और बिंदास आंसर दो, गलत तो गलत, टेंशन नहीं लेने का, ट्राई करो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, नमक मिलाने से पानी की डेंसिटी बढ़ गई, और पानी की डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसका कोहेसिव फोर्स बढ़ गया, और कोहेसिव फोर्स बढ़ने की वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया। समझा, पानी में नमक मिलाया, क्या बढ़ गई, डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ने से क्या बना, कोहेसिव फोर्स बढ़ा। मैं बोला ना कि जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स, और उसके वजह से क्या बढ़ गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, पानी को मैं अगर गर्म करूँ तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या असर पड़ेगा,
कम हो जाएगा। क्यों? पानी को गर्म करने से आपका टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। अगर डेंसिटी कम हुई तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम हो जाएगा, है ना? आया समझ में? अच्छा, पानी के अंदर अगर डिटर्जेंट मिला दो तो क्या हो जाएगा? फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर डिटर्जेंट मिलाने से सरफेस टेंशन कम होता है, यानी कहा जाएगा कोहेसिव फोर्स भी कम हो जाता है, और कोहेसिव फोर्स कम हो जाने की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आया समझ में आपको? तो ये बातें ध्यान में रखना आपको, ठीक है? केस 1 हो चुका है सभी का। चलिए केस 3 देखते हैं फिर। बाकी जल्दी करो। केस 3, फॉर अ liquid which completely wets the solid। अब ऐसी लिक्विड की बात चलेगी जो सॉलिड को पूरी तरह से वेट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्योर वाटर, पूरा प्योर वाटर, H2O, प्योर डिस्टिल वाटर, आरओ का पानी नहीं, इसमें भी नमक होता है। डिस्टिल वाटर की बात चल रही है ना, तो H2O, तो प्योर वाटर अगर हम बात करते हैं उसको, मान लो प्योर वाटर, खालिस पानी, ठंडा ठंडा पानी है ना, और उसको आप एक क्लीन ग्लास में लेते, कांच का ग्लास है ना, उसके अंदर ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, एकदम इमेजिन कर लो, है ना, पूरा भर रहा है, हो रहा ना। रोज़े तो बड़े लग रहे होंगे अभी, है ना, 2-3 दिन से तो बहुत ही मालूम पड़ रहा बाप गर्मी इतनी डेंजरस हो गई, है ना। वो तो रातों को भी इतनी डेंजरस गर्मी है कि भाई नींद लगने की मुश्किल हो जा रही है। हुआ ये आपका देखा? कल रात के 2-3 बजे तक हमारा ये स्ट्रगल चल रहा था, कूलर कहाँ लगाना, ठंडा ही नहीं हो रहा। वो छोटा सा एक कोई हुआ है, उसका रूम जो है उसका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो वही कूलर कहाँ लगाना, यहाँ लगा के देखते, वहाँ लगा के देखते, नहीं यहाँ से भी आ नहीं आ रही हवा, वहाँ से भी नहीं आ रही हवा, परेशान हो गए। तो उसमें भी लाइन चलेगी 2 बार, ऐसी कितनी सी पूरी। चलिए, तो फॉर अ लिक्विड विच प्योर कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। हाँ, तो अब हम देखेंगे प्योर वाटर इन कॉन्टैक्ट विद ग्लास। जैसे प्योर वाटर पकड़ लो, हाँ हाँ हो गया इनफ, कोई टॉपिक तो आप चालू हो जाते। तो देखो भाई, मैंने क्या देखा, प्योर वाटर को देखा मैंने इस तरह से, प्योर वाटर है, और मैंने क्या देखा, गौर से देखो, अब उसका फ्री सरफेस कैसा नज़र आ रहा, पूरा ऐसा चिपका हुआ। मतलब अगर मैं यहाँ से टेंजेंट बनाता हूँ, तो यहाँ से जब मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 0 डिग्री आता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा, है ना। ये भाई एक बार चेक कर लो वो चल रहा कि नहीं प्रॉपर, कल ख़राब हो गया था रिकॉर्डिंग, पता चला फिर से पॉज हो गया। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पूरा 0 डिग्री आता है। अब हम कहेंगे ऐसा क्यों हो गया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री हो गया? असल में वाटर के मामले में ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। मान लो ये मॉलिक्यूल है जो कांटेक्ट विद सॉलिड है, और मैंने बनाया ये एडेसिव फोर्स, और ये छटाक भर का बनाया मैंने कोहेसिव फोर्स। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको इससे बात समझ में आ रही है कि एडेसिव फोर्स इज वेरी मच ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, है ना। एडेसिव फोर्स इज वेरी मच ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, तो जब मैं अगर इसको बनाऊंगा पैरेललोग्राम, देखो तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है ऑलमोस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एडिसिव फोर्स आ रहा है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा उसके डायरेक्शन आ जा रहा एडिसिव फोर्स के डायरेक्शन में, तो पूरा ऐसा खींच डाल रहा हो जोर से इसको, तो पूरा का पूरा वो सरफेस ऐसे आके यूं करके चिपक जा रहा है उसको लिक्विड को। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट force is almost in the direction of adhesive force। इसी वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑलमोस्ट वहां पर क्या हो गया, 0 डिग्री होता है। याद रखना प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है, ये वैल्यू याद रखना। जैसे तुम स्मॉल जी की वैल्यू याद रखते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर इज 0 डिग्री। वैसे इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका सरफेस क्या है ना। जनरली ये तब होता है 0 डिग्री व्हेन द प्योर वाटर इज कॉन्टैक्ट विथ क्लीन ग्लास, ग्लास होता है ना कांच, तब के लिए होता है वो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं की पॉइंट्स। इफ द impurity is highly soluble in liquid, examples sugar, salt, etc. On mixing it with the liquid, it increases the angle of contact। तो लिक्विड के साथ मिक्स करने पे उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। इफ द लिक्विड इज if the impurity is partly soluble in liquid, example kerosene, detergent, etc. On mixing it with liquid, it decreases the angle of contact। With rise in temperature, angle of contact of liquid decreases। With rise in temperature, angle of contact of liquid decreases। ठीक है, एक ही पॉइंट्स है। एनसीईआरटी में अगर आप ढूंढोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को इस तरह से नहीं समझाया गया, वो पहले था। अब एनसीईआरटी के नए सिलेबस में एंगल ऑफ कांटेक्ट को इस मेथड से नहीं समझाया गया है ना। जो मैंने आपको सॉलिड और लिक्विड का मेथड लिया था उसे समझाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, जो हम अगला भी लेने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है ना। स्टेट बोर्ड में ये है, तो अगर बोर्ड में आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है या पता हो कि वेरियस कॉम्बिनेशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बदलता है, तो आपको फिर वो पूरा का पूरा जो ये है फॉलो करना पड़ेगा, जो नोट्स में आपको दिया गया है। पेज नंबर
स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 16, 17 एंड 18, वही ना, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करो तो पूरा आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसमें सिल्वर विल्वर के जो मैंने बनाया है, नहीं भी बनाया तो चलेगा, जैसा केस थर्ड है इसमें शायद से दिया हुआ सिल्वर का, नहीं केस फोर्थ है, तो वो उसको अवॉइड कर देना आपने सिल्वर वाला। और ये जनरल फिनोमिना है, आपको जो पहले बनाया वो बता दिए तो ठीक, नहीं भी बनाया तो बताया तो चलता। केस फोर्थ को आप अवॉइड कर सकते हैं इसमें। चलिए, हुआ? केस 3 हो गया क्या? केस 3 हो गया सभी का? If the impurity is partly soluble in liquid, example calcite and detergent, on mixing it with liquid decreases the angle of contact. हुआ? तो हमने देखा फॉर अ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है या उसके अंदर जो सरफेस जो है वो कॉन्केव मिनिस्कस बनता है। वहीं फॉर अ लिक्विड विच डज नॉट वेट्स द सॉलिड, यानी मर्क्यूरी का एग्जांपल, वहाँ पर मिनिस्कस कॉन्वेक्स बना था। वाटर के सरफेस में तकरीबन फ्लैट मिनिस्कस बनता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। तो हम यहाँ ये करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, एक सरफेस पे डालेंगे और उस लिक्विड ड्रॉप के शेप को ऑब्जर्व करेंगे। हमको देखने में आएगा कि जो हम अलग अलग कैटेगरी की लिक्विड्स लेते हैं, है ना, जैसे कि हम केरोसिन का ड्रॉप डालेंगे एक प्योर ग्लास पे सरफेस पे, मर्क्यूरी का ड्रॉप डालूंगा मैं प्योर ग्लास सरफेस पे, वाटर का ड्रॉप डालूंगा प्योर ग्लास सरफेस पे, तो उसके शेप में क्या बदलाव आता है आप देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ कुछ मैं नॉमेनक्लेचर्स इस्तेमाल करने वाला हूँ। चलो पहले वो देख लेते हैं। Let T1 is force due to surface tension between solid liquid interface
T2 जो है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एयर इंटरफेस। थर्ड जो है T3 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस। लिक्विड एयर इंटरफेस। हाँ एक तो अभी 10 मिनट लगेंगे, मेरे को कंप्लीट हो जाता फिर। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस। आया समझ में? तो अब देखो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के लिक्विड्स को देखते हैं। चलो सबसे पहला केस 1, फॉर अ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। एक ऐसे लिक्विड की बारी जो सॉलिड को बस पार्शियली वेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात चल रही है केरोसिन की, है ना, केरोसिन। तो केरोसिन को अगर मैं एक क्लीन ग्लास के सरफेस पे डालता हूं तो वो मुझे ड्रॉप कैसे नजर आएगा, देखिए। तो मैंने लिया यहां पर एक क्लीन ग्लास का सरफेस, ये है सॉलिड, और उसके ऊपर केरोसिन का ड्रॉप आया कुछ इस तरह से। केरोसिन का ड्रॉप कुछ इस तरह से आता है। ओके, अब ऐसा है कि ठीक है, मैं उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूँगा, जैसे ये एक पॉइंट खास तौर से लूँगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तीनों मीडियम आपस में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, है ना, सॉलिड, लिक्विड और एयर, ये तीनों के तीनों आपस में यहाँ पर मिलते हैं। ये जो मैं ब्लू कलर की लाइन जो बना रहा हूँ, ये टेंजेंट है जो मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट बताएगी, है ना, जो मुझे क्या बताएगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगेन मैं यहाँ देखता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू एक एक्यूट एंगल, थीटा एक एक्यूट एंगल है विच इज लेस देन 90 डिग्री। आया समझ में? अब थीटा एक एक्यूट एंगल है विच इज लेस देन 90 डिग्री। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका शेप ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस पे गौर करते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा ठीक है, T1 क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस डिस्टेंस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ जो सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस के बीच में जो फोर्स डेवलप हुआ था वो T1 इस तरह से। इसी तरह से T2 जो है इस तरफ जो डेवलप होता है बिटवीन सॉलिड एंड एयर इंटरफेस, और T3 जो है इसी डायरेक्शन में डेवलप होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। अगर मैं चाहूँ तो उसका ग्राफ बना सकता हूँ। बोले कैसे? देखो, T1 का डायरेक्शन इस तरफ है और T2 का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, और T3 कुछ ऐसा है, T3 कुछ ऐसा है ना, ग्राफिकली अगर मैं बताऊंगा तो। और ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। ये समझ में आया कि आपको? मैंने मॉलिक्यूल देखा लिक्विड का, उसको चारों तरफ से अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो अपनी अपनी तरफ खींच रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स तो नहीं बोलेंगे, इंटरफेस पे जो डेवलप होने वाला फोर्स, और इंटरफेस पे जो डेवलप होता है फोर्स वो कौन सा होता है, सरफेस टेंशन। तो ये एक फोर्स इधर से आया, एक फोर्स इधर से आया, जहाँ जहाँ मीडियम बदलेगा, जैसे यहाँ पर लिक्विड और एयर, सॉलिड और लिक्विड कंबाइन हो रहे, ये इंटरफेस पे लिक्विड और एयर कंबाइन हो रहा, ये इंटरफेस पे सॉलिड और एयर कंबाइन हो रहा। जहाँ पर भी दो मीडियम्स मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा, सरफेस टेंशन तैयार होगा। तो मैंने देखा T1, T2 और ये T3। ऐसा है कि T3 को दो कंपोनेंट्स में बांट लो, तो ये हो जाएगा T3 cos थीटा और ये हो जाएगा T3 sin थीटा, है ना। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, देखो भाई बंधु, ऐसा है कि यहाँ पे T2 जो है असल में T1 प्लस T3 cos थीटा के बराबर है, T1 प्लस T3 cos थीटा के बराबर है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने बूंद डाला मैंने केरोसिन का, मैंने देखा वो ऐसा फैला और रुक गया। फैल के ऐसा रुक गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो चारों तरफ से फोर्सेस उसके कैसे हो गए, बैलेंस हो गए, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया उसने। आया समझ में आपको?
तो इसने इक्विलिब्रियम यहाँ पर आके अटेन कर लिया। तो इधर का फोर्स, ऊपर का फोर्स, नीचे का फोर्स बराबर है। मुझे सिर्फ आजू बाजू वाले फोर्सेस का काम है। तो मैंने बोला भाई T2 = T1 + T3 cos थीटा। अच्छा, इसको ला ले इधर, तो T2 - T1 = T3 cos थीटा। ओके, तो cos थीटा = T2 - T1 / T3। अब सवाल ये उठा, केरोसिन में ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ जो लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन हुआ उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक एक्यूट एंगल बना? ऐसा क्यों हुआ? देखो, कभी भी cos थीटा की वैल्यू जब भी पॉजिटिव आती है तब वो एक्यूट एंगल बनता है। बोले कैसे? समझा नहीं। देखो, cos 0 तो 1 होता है, cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 45 कितना होता है? 1/√2। cos 90 0। और जैसे ही मैं घुसा cos 120 - 1/2, cos 120 - 1/2, cos 150 - √3/2 और cos 180 - 1। तो देखो, आप खुद देखो, अगर आप जब 0 से 90 के बीच में है तो आपके सारे एंगल की वैल्यू पे cos की वैल्यू कैसी आ रही? पॉजिटिव आ रही है ना। और जैसे मैं 90 के बड़ा एंगल ले रहा हूँ तो cos की वैल्यू नेगेटिव आ रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ एक्यूट एंगल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है T2 - T1 / T3 की वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है ये असल में पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये पॉसिबल है ना। T2 - T1 / T3 की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तो ही तो ये पॉसिबल है ना। अगर ये किसी भी तरह से 0 हो गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ठीक है, तो भाई अब ये कब पॉसिबल है कि T2 - T1 पॉजिटिव होगा? जब T2 > T1। जब T2 आपका T1 से क्या होगा? क्या होगा बेटा? सीधा बैठना। जब T2 T1 से बड़ा होगा तब देखो क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। और अब जब ये पॉजिटिव होगा तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? जब T2 T1 से बड़ा रहेगा, T2 - T3 / T1 क्या निकलेगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव निकला तो कौन पॉजिटिव? cos थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? 90 डिग्री से छोटा, यानी एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, चलो यहाँ पर आपने ये सब किया तो मैं बोले चलो एक काम करते हैं, उसी तरह उस क्लीन सरफेस पे मर्क्यूरी का ड्रॉप डाल के चलते हैं, उसको देखते हैं क्या होता है। तो केस सेकंड, फॉर अ लिक्विड विच डज नॉट वेट्स द सॉलिड। एक ऐसे लिक्विड की बात चल रही है जो सॉलिड को बिल्कुल भी नहीं वेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस क्लीन ग्लास सरफेस पे मर्क्यूरी का ड्रॉप डाल रहा हूँ। तो मैंने देखा कि मर्क्यूरी का ड्रॉप कुछ इस तरह का शेप ले रहा है। मर्क्यूरी के ड्रॉप ने कुछ ऐसा शेप ले लिया, यानी कि अगर मैंने इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाया तो अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ मैं, चलो टेंजेंट, तो मैंने क्या देखा कि वो थीटा जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रही है। थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलूँगा इस मॉलिक्यूल पे सारे लगने वाले फोर्सेस। तो बोले देखो, इस साइड में लगा T1, इस साइड में लगा T2 और इस साइड में लगा, अरे यार अंदर से नहीं आना चाहिए, ये टेंजेंट ही आना चाहिए, टेंजेंट के साथ साथ, और इस साइड में लगा T3। ओके ठीक है। अब यहाँ पर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री कैसे बना? यानी थीटा जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ये मामला हुआ कैसे? ये तभी पॉसिबल है जब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है फिर? तो बोले cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव तब आएगी जब T2 - T1 / T3 ये नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये नेगेटिव कब हो सकता है? जब T1 इज ग्रेटर देन T2, तभी पॉसिबल है ना। तो ऐसा है कि मर्क्यूरी में T1 का जो फोर्स होता है, यानी मर्क्यूरी के लिक्विड और इसके बीच में जो फोर्स है वो असल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T2, है ना। पहले इसकी चल रही थी, ये फोर्स ज़्यादा तो उसने इधर खींच डाला था, तो इसलिए वो यूँ फैल गया था। अब इसका फोर्स ज़्यादा है तो वो चीज़ अंदर की तरफ बेंड हो गई, तो इसीलिए वो शेप ऐसा बना। आया समझ में आपको? समझा गया है ना। और फिर मैं बोलूँगा आखिरी केस थर्ड, केस थर्ड,
फॉर अ लिक्विड विच डज नॉट वेट्स द सॉलिड। तो एक ऐसे लिक्विड की बात चल रही है जो ज़रा सा भी सॉलिड वेट नहीं करता। एग्जाम्पल प्योर वाटर। तो मैं वहां देखता हूं नो ड्रॉप इज फॉर्म्ड। अरे भैया वहां पर ड्रॉप का तो फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, पानी तो ऐसा बिखर गया है ना। जैसा मैंने क्या देखा कि बूंद आई पानी की और मैंने सोचा था आके ऐसा होगा, मगर वो तो ऐसा फैल गया, पूरा पानी आया और फैल गया। और अगर फैल गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो बोले यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। अरे ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब कॉस थीटा 1 आएगा। कॉस 0 1 होता है ना, कॉस थीटा 1 आएगा। और ये कब पॉसिबल है, जब T3 माइनस T2 जो है वो असल में T1 के बराबर है। सॉरी T2 माइनस T1 जो है T3 के बराबर है। T2 माइनस T1 जो है वो T3 के बराबर है। आया समझ में आपको। तो ये इसी सिचुएशन में पॉसिबल है ओनली। एक आता है सिचुएशन और मैं ओरली बोल देता हूँ, नोट्स में लिखा हुआ है। चौथा केस आता है व्हेन द प्योर वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विथ सिल्वर। प्योर वाटर इज कॉन्टैक्ट विथ सिल्वर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड ड्रॉप का शेप होता है तकरीबन ऐसा बनता है कि ये आपका एंगल 90 डिग्री आ जाए। तो कोई बता सकता है मुझे उसमें क्या सिचुएशन आई होगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री आ गया तो? सॉरी एडिसिव कोहेसिव फोर्स नहीं, यहाँ पर T2 T1 T3 है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1 0 है तो थीटा की वैल्यू वो 1 है। हाँ होता सही है ना, T2 माइनस T1 0 है। अरे भैया आपका थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, कॉस 90 क्या होता, अरे कॉस 90 क्या होता, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री आ रहा है ना, मतलब कॉस 90 क्या है, 0 है। यानी T2 माइनस T1 अपॉन T3 इक्वल्स टू 0 है। यानी T2 माइनस T1 क्या है आपका, वो भी 0 है। यानी कि T2 इज इक्वल्स टू क्या है, T1। विच, अरे विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड होना चाहिए, वो तो मर्क्यूरी हो गया कंप्लीटली। एग्जाम्पल प्योर वाटर। आया समझ में। तो आज का ये पार्ट था कंप्लीटली थेरोटिकल पार्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, डायग्रामेटिक क्वेश्चन और थेरोटिकल क्वेश्चन ही आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे नहीं बनेगा, है ना। तो ये अच्छे से समझ के कर लेना, एक बार एनसीईआरटी में से भी पढ़ लेना आपने, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ।